हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम हमने मैथ्स पेडागोजी के सेक्शन में आपसे बेसिक चीज़ें कुछ डिस्कस की थी, है ना। आज हम उसी के आगे, ठीक है ना, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम में अध्ययन किया था, जो लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था, सीखा था, तो उन सब चीज़ों से क्या समझा आपने? यानी गणित का महत्व हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी जो हमने पढ़ा उसका गणित का महत्व क्या है, जो हमने सीखा और जो हम आगे सीखेंगे, है ना, उन सब चीज़ों का महत्व क्या है, इसकी चर्चा 4 लाइनों में हमने आपको बताई है। देखो क्या है यहाँ पर, गणित का महत्व क्या है, ये देखिए, देखने का प्रयास करिए। यहाँ से गणित के अध्ययन के द्वारा बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक उपागम समझते हैं आप, तरीके, मेथड, तार्किक उपागमों की खोज करके उनका प्रयोग करता है। यानी बच्चे के सामने जब कोई समस्या आती है, तो अगर बच्चा एक समस्या को हल करने के लिए कई तरीकों, कई मेथड्स, कई उपागम, है ना, का प्रयोग करता है, कई साधनों का प्रयोग करता है, इसका मतलब बच्चा जो है ना वो तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, है ना, सोचता है। और तार्किक रूप से सोचने और समझने की क्षमता कब होती है? जब बच्चा, है ना, जब बच्चा नियमित, क्रमिक, संगठित, सुव्यवस्थित तरह से गणित का अध्ययन करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां गणित का प्रभाव ना हो। समाज के प्रभावी एवं विकसित स्वरूप के लिए गणित का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधों तथा शिक्षा आदि में गणित का व्यापक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आप जानते हैं। व्यवहारिक रूप से समाज में, है ना, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, है ना, आपका भी सामना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप भली भांति समझते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब एक परिभाषा का हम लोग चर्चा करेंगे आपके साथ। एक परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एक परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक वैज्ञानिक हैं, फिलोसफर हैं, डेविड व्हीलर, उन्होंने कहा था, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही उन्होंने, कि बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं परिभाषा बोल दे रहा हूँ। डेविड, बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना अत्यंत आवश्यक है ना, यह जानना अत्यंत आवश्यक है या अधिक उपयोगी है कि बच्चे का गणितीकरण कैसे किया जाए। गणितीकरण लिखा हुआ है ये यहाँ पर, बच्चे का गणितीकरण कैसे किया जाए। बच्चे का गणितीकरण कैसे किया जाए। और आप समझिएगा, जो सारी पेडागोजी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है कि बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना है। बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करने के लिए, है ना, बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करने के लिए, है ना, गणित को पढ़ाया और सिखाया जाता है। अब एक गणितीकरण क्या है, मैं इसके बारे में 2-4 बातें आपको बताना चाहता हूँ। गणितीकरण क्या है, व्हाट इज़ द मैथमेटाइजेशन, एक गणितीकरण क्या है। देखो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसे अब देखिएगा, बच्चे के सामने मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैंने आपको कहा भैया, मैंने आपके सामने उदाहरण दिया कि
5 सेब है हमारे पास, ठीक है ना। एक बच्चे से मैंने सवाल पूछा, बेटा 5 सेब का मूल्य 100 रुपये है। 5 सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो आपको बताना है 15 सेब का मूल्य बताना है। 15 सेब का मूल्य आप बताओ कितना होगा। 15 सेब का मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे, है ना, आपसे अगर मैंने सवाल पूछा है, वैसे तो ये बच्चे के लिए सवाल है, लेकिन मान लो मैंने आप सवाल पूछा, तो आप क्या कहेंगे, सर 5 सेब का मूल्य 100 रुपये, तो एक सेब का मूल्य आप उसको 1 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 20। कितना आएगा? बच्चों से आपने सवाल पूछा और 10 बच्चों ने ऐसे ही जवाब दिया, इसका मतलब बच्चे गणित पढ़ तो रहे हैं, बच्चे गणित को रट रहे हैं, बच्चे गणित को समझ नहीं पा रहे हैं, यानी बच्चों की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण नहीं हो रहा है, मैथमेटाइजेशन नहीं हो रहा है। अब मैं समझाता हूँ इसको। अगर मान लो टीचर ने बोला कि बेटा 5 सेब का मूल्य, मान लो 5 सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो आप बताइए 5 सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो आप बताइए यहाँ पर 15 सेब का मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। अब अगर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अभी 5 सेब थे, अब कितने सेब हो गए? सेब हो गए 3 गुना, सेब हो गए हैं 3 गुना, तो 5 तियाँ 15, इसीलिए इधर भी 3 से गुना कर दो, 100 तियाँ कितने हो गए? 300। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अभी कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, यानी बच्चा इस तरह से भी सोच सकता है। तो अगर आपके क्लास के बच्चे अलग अलग तरीके से उत्तर देते, सिर्फ एक तरह से उत्तर नहीं देते हैं कि पहले एक का निकालेंगे फिर गुणा करेंगे, एक का निकालेंगे फिर गुणा करेंगे, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा आपके क्लास का गणितीकरण हो रहा है। अगर बच्चे विभिन्न तरह से, विभिन्न आयामों से, विभिन्न उपागमों से, विभिन्न नियमों से, है ना, अपने निष्कर्ष पर पहुंचने हैं, तो शायद आप समझ में आ गया कि गणितीकरण क्या है। गणितीकरण क्या है कि एक समस्या को हल करने के लिए, सरल करने के लिए, है ना, एक समस्या को हल करने के लिए, है ना, विभिन्न तरह से, विभिन्न उपागमों से, विभिन्न नियमों से, है ना, हम जब समस्या को हल करते हैं, यानी समस्या को हल करने में सक्षम होते हैं, तो समझ लो कि बच्चे को गणितीकरण की प्रक्रिया आ रही है, ठीक है। अब आइए, कुछ गणितीकरण के बारे में मैंने लिखने का प्रयास और आपको समझाने का प्रयास किया, वो देखो गणितीकरण क्या है। व्हाट इज मैथमेटाइजेशन? किसी अवधारणा अथवा समस्या, है ना, किसी अवधारणा अथवा समस्या के विषय में विभिन्न तरह से अथवा कई उपागमों के माध्यमों से तार्किक रूप में सोचना है ना, इस सोचना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सोचना तथा उस समस्या को हल करने के लिए उन तरीकों का प्रयोग करना गणितीकरण कहलाता है, ठीक है। तो गणितीकरण हो गया, ये गणितीकरण कहलाता है। बालक में गणितीकरण का दृष्टिकोण विकसित हो जाने से वह किसी भी समस्या बालक में गणितीकरण का दृष्टिकोण विकसित हो जाने से वह किसी भी समस्या के विषय में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक का दृष्टिकोण अधिक व्यापक होने लगता है, अर्थात बालक एक समस्या को विभिन्न तरह से समझने लगता है और उसका निष्कर्ष निकालने के लिए सक्षम हो जाता है, ठीक है। मतलब अब आप ये बात समझ गए होंगे कि गणितीकरण क्या है, यानी बालक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि जहां पर वो किसी भी गणितीय समस्या को, है ना, या किसी भी का मतलब है कि जिस क्लास में वो है, जिस स्तर पर वो है, जिस लेवल पर वो है ना, अपनी उम्र और क्लास यानी कक्षा के हिसाब से, है ना, विभिन्न तरह से, है ना, एक समस्या को विभिन्न आयामों से जब सोचने और समझने लगता है, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? गणितीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये गणितीकरण की हमने कुछ बातें आपको बताई, है ना। और एक चीज़ और है कि अगर ये जो पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ चाहते हो, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि इस समय इस लॉकडाउन के टाइम में अब पीडीएफ थोड़ा सा, है ना, व्हाट्सएप वगैरह पे मैं ग्रुप पर भी दे दूंगा, क्लास वहाँ पर भी दे दूंगा, ठीक है ना, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ग्रुप पर भी आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिल पाता है, कोई समस्या है, तो आप
जो टेलीग्राम चैनल है ना, मैथ्स बाई अशोक यादव सर, ठीक है ना, मैथ्स बाई अशोक यादव सर, जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी पीडीएफ आप ले सकते हैं, है ना। उस पर आपको आराम से इन सारी जो पीडीएफ हैं, जो आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो पीडीएफ की रिलेटेड जो आवश्यकता है, वो सारी पीडीएफ आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे आते हैं गणित के बारे में। गणित एक तर्कपूर्ण सोच है, लॉजिकल थिंकिंग है। अब लॉजिकल थिंकिंग में क्या क्या आता है ना। हम कैसे हमारी सोच तर्क रूप में बदलती है, कैसे बच्चा तार्किक रूप से सोचता है ताकि आने वाली समस्याओं को समझ सके, उनका सामना कर सके और एक निश्चित स्पष्ट, है ना, निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो आइए, क्या है गणित? गणित शिक्षण तर्क पर आधारित है, जिसकी पुष्टि निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। विज्ञान विषयों के आधार के रूप में हमने उस दिन देखा था कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। इन सारे विज्ञानों में गणित का प्रयोग किया जाता है। बिना गणित के इन विज्ञानों का अस्तित्व अधूरा है, ठीक है, और यानी अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो गणित का मानव जीवन से कहाँ कहाँ संबंध है? इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, अन्य व्यवसाय में गणित का सीधा संबंध है। बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय, कंप्यूटर संगणन, ये गणित से सीधे संबंधित होते हैं। बिल्कुल, आप जानते हो बैंक में, आप जानते हो, देखिए आपने सबसे पहले सीखा था कि गणित गणना का विज्ञान है। गणित, है ना, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। तो जहाँ पर कैलकुलेशन है, जहाँ पर गणना है, वहाँ गणित है। और कंप्यूटर को तो हिंदी में संगणक कहा ही जाता है, अर्थात गणना करने वाली मशीन। तो जहाँ कंप्यूटर है वहाँ पर गणित है। तो और आधुनिक वैज्ञानिक युग में क्या कोई छोटा बड़ा ऐसा ऑफिस है, क्या ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई कार्यालय है ना, जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है? तो आप गणित के महत्व को समझ रहे हैं। यथार्थ विज्ञान के रूप में गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र आदि यथार्थ होते हैं। यथार्थ मतलब सार्वभौमिक होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, जो पहले से सिद्ध हैं। चलो हम लोग थोड़ी थोड़ी इनकी बात पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लो। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अब समझिएगा ध्यान से, जिस प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रखने के लिए व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, उसी प्रकार से मन और मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाने के लिए, है ना, शक्तिशाली बनाने के लिए, तार्किक रूप में व्यवस्थित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए हमें गणित का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि मानसिक शक्तियों को क्या करता है? विकसित करता है, उन्हें सुदृढ़ करता है, उनमें मजबूत बनाता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है ना, कि गणित की जो भाषा होती है वो यूनिवर्सली लागू होती है ना। जो नियम कानून गणित के यहाँ पर हैं भारत देश में, वही अमेरिका में, वही इटली में, वही ब्राज़ील में, वही चाइना में, हर जगह, यानी पूरे संसार में जो गणित के नियम और जो भाषा है वो सार्वभौमिक रूप से, समान रूप से लागू होती है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, ठीक है। गणित में सार्थक, अमूर्त तथा संगत रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, गणित में सार्थक मतलब जो जरूरी हैं, अमूर्त तो हमने बात की थी, है ना, गणित की जो समस्या होती है अमूर्त होती है, उसको मूर्त रूप में हम हल करते हैं, है ना। गणित समुच्चयों, बिल्कुल समूहों का अध्ययन किया जाता है तथा संरचनाओं का भी गणित के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये बातें हो गई। अब आज हम
इसमें देखने जा रहे हैं गणित को अनिवार्य विषय के मुख्य कारण क्या है, कि गणित को क्यों अनिवार्य बनाना चाहिए, गणित को क्यों पढ़ाना चाहिए, है ना। तो अभी आपने इसकी महिमा का गान तो हम पिछले 10-15 मिनट से कर रहे हैं, है ना। आप समझ रहे हैं इन बातों को। चलिए, क्यों करना चाहिए। यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया हो तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग के अवसर नहीं मिल सकेंगे, जिसके अभाव में उसका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, है ना, कि बच्चे का मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उसको प्रारंभिक स्तर से गणित का, है ना, गणित को व्यवस्थित रूप से गणित का अध्ययन कराया जाना चाहिए। अगले पॉइंट पे आ जाए। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता या कुशलता नहीं होती है जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आप ये तो जानते हैं लाखों में 1-2 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है आपको देख करके कि जन्मजात इनको मैथमेटिक्स आती है, लेकिन अन्य जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो आप ये मान के नहीं चलेंगे कि बच्चों को जन्मजात गणित आनी चाहिए तभी हम उससे गणित पढ़ाया जाएगा, यानी उसको स्वयं रुचि हो। बच्चों को ये आवश्यक नहीं है कि स्वयं उनको गणित पढ़ने में, समझने में, समस्या को सुनने और उन्हें हल करने में रुचि हो। ये रुचि आपको, है ना, अध्यापन द्वारा लानी पड़ेगी। शायद इसीलिए आप शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है जी, गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। बिल्कुल, गणित सिर्फ समस्या को हल करने के लिए बच्चे को तैयार नहीं करती है। समझिएगा, गणित एक ऐसा विषय है जो किसी समस्या को एक निश्चित समय में कैसे हल करना है, एक निश्चित समय का सदुपयोग कैसे करना है, इन 24 घंटों का प्रयोग किन समस्याओं के लिए, है ना, अपने दैनिक जीवन में इन 24 घंटों को किस तरह से व्यवस्थित करना है, कौन सा काम जरूरी है उसे पहले करना है, कौन सा काम, है ना, आवश्यक नहीं है या कम महत्व है उसका, उसे बाद में करना है ना। इन सारी चीज़ों को, है ना, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, भावनाओं पर नियंत्रण, यानी इन सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों में भी गणित का जो अध्ययन है वो सहायक है। अब आगे आ जाइए। गणित के माध्यम से ही छात्रों में नियमितता, क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हो कि गणित अगर मैं एक दिन पढ़ूँ, दूसरे दिन ना पढ़ूँ, फिर तीसरे दिन पढ़ूँ और 2 दिन ना पढ़ूँ, फिर चौथे दिन पढ़ूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें लगता है कि गणित हमें बोरिंग लगने लगी। तो गणित का स्वभाव ही क्या है, गणित का स्वभाव ही क्रमबद्धता, नियमितता, अनुशासन। यानी गणित, अगर गणित की समस्या, गणित रूप में अगर किसी समस्या को आपको या गणितीय समस्या को अगर हल करना है तो गणित को नियमित रूप से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हम गणितीय रूप को हम अगर नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर गणित के माध्यम से छात्रों में नियमित, अगर हम समस्या को हल करने के लिए नियमित पढ़ेंगे तभी हल कर सकते हैं। ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है, तो दैनिक जीवन में भी हम वही चीज़ सीख काम आएगी। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान, ये समझिएगा, महिमा का गान किया गया है। गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा सभी कलाओं की कला कहा जाता है। ठीक है, तो गणित को सभी विज्ञानों की विज्ञान तथा सभी कलाओं की कला कहा जाता है। अब यहाँ पाठ्यक्रम जो सिलेबस था आपका, कि पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, तो उसकी थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या महत्व है।
गणित के महत्व को उसके विभिन्न मूल्यों द्वारा स्पष्ट किया गया। पहला मूल्य क्या है? बौद्धिक मूल्य, है ना। बौद्धिक तो आप जानते हो कि इस संसार में सरवाइव करने के लिए बालक को, व्यक्ति को बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बौद्धिक मूल्यों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है ना। कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, जिस काम को करना है कैसे करना है, कब करना है, कितना समय देना है ना। कौन सा मूल्य आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा मूल्य आपके लिए आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक है, ये तभी संभव है जब आपको इंटेलेक्चुअल वैल्यू यानी बौद्धिक मूल्य आपके मजबूत हैं। प्रायोगिक प्रयोगात्मक मूल्य, है ना। जो ज्ञान है, जो ज्ञान आपने लिया है उसका मूल्य, उसका यूज क्या है, उसका क्या मूल्य, यूज क्या है ना। जो ज्ञान आप अर्जित करते हो उसका आपके दैनिक जीवन में, उसका व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग क्या है, उसी को कहते हैं प्रयोगात्मक मूल्य। अनुशासन संबंधी मूल्य, यानी जो ज्ञान आप प्राप्त करो, गणित सिखाता है कि उसका व्यक्तित्व के अनुशासन संबंधी मूल्यों का विकास कैसे किया जाएगा। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू, है ना। मोरल वैल्यू आप जानते हो इंसान के जीवन के लिए, है ना। अगर हम अपने जीवन को जीने के लिए कई प्रकार के आदर्शों का अनुसरण करते हैं और अगर एक व्यक्ति अगर व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य का भंडार नहीं है तो किसी भी वो आदर्श विचार का अनुसरण नहीं कर सकता है। सामाजिक मूल्य, एक व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज के प्रति उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, इससे सामाजिक मूल्य होना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्य, उसके कल्चरल वैल्यू क्या हैं, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य क्या हैं। सौंदर्य यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो सौंदर्य होता है वो जिन मूल्यों से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगते हैं, उसकी कलात्मकता बढ़ जाती है ना। उसे ऐसे मूल्यों को जीविकोपार्जन संबंधी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो काम हम कर रहे हैं, जो हम गणित पढ़ रहे हैं, इसका हमें व्यवहारिक जीवन में, है ना, रोजी रोटी के लिए यानी जीविकोपार्जन संबंधी इसका मूल्य क्या है। तो इन सारे मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, ये चूँकि जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं ये मूल्य व्यक्ति के दैनिक जीवन के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये सारे मूल्य हमें गणित सिखाता है। मनोवैज्ञानिक मूल्य, है ना, साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या है, तो मनोवैज्ञानिक जो वैल्यू होते हैं वो भी हमें गणित सिखाता है। मनोवैज्ञानिक वैल्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य, आप जानते हो गणित तार्किक विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है ना। तो जब व्यक्ति के अंदर तार्किक रूप से सोचने और समझने की क्षमता जागृत हो जाती है, यानी वो तार्किक रूप से की समस्या को समझने और उसे हल करने के लिए, है ना, प्रयास करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो ये समझ लीजिएगा, है ना, उसका जो विकास है, उसकी जो सोच है, उसकी सोच प्रक्रिया का वैज्ञानिकरण हो रहा है ना। वो वैज्ञानिक तरह से बच्चा सोच रहा है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य हो गए। अब चूंकि हम पाठ्यक्रम की बात कर ही रहे थे तो अब हम आपको बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम है क्या। पाठ्यक्रम क्या है, तो अब देखिए पाठ्यक्रम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाठ्यक्रम की बात हम लोग कर रहे हैं, पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम, करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के करेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर दौड़कर शिक्षार्थी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। बहुत इम्पोर्टेंट है।
इस पाठ्यक्रम जो ये लैटिन भाषा से जो शब्द लिया गया है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी ये वो दौड़ है जिस दौड़ को पूरा करके बच्चा अपने एक स्तर, एक है ना, एक स्तर मतलब होगा एक कक्षा, एक क्लास, एक स्टैंडर्ड है ना, कि सिलेबस को पूरा करके वो अपनी एक दौड़ है ना, एक रेस, एक टारगेट को पूरा कर लेता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर दौड़कर शिक्षार्थी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब आगे देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक कई बार पूछा गया कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम से क्या होता है? पाठ्यक्रम है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम में विषयों के साथ साथ स्कूल के सारे कार्यक्रम आते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि जो आप किताब पढ़ते हो ना, जो आप बच्चों को किताबें, कॉपी, जो सिलेबस दिया है ना, कि जोड़ घटाना गुणा भाग, सिर्फ यही सिलेबस नहीं है। जैसे ही बच्चा आपके स्कूल में, महाविद्यालय यानी विद्यालय में प्रवेश करता है, ये समझ लीजिएगा वो जो कुछ भी क्रियाकलाप, जो भी एक्टिविटी करता है, वो सब आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। यानी जो आप सिखाते हो, जो आप समझाते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पाठ्यक्रम के दायरे में आएगा। अतः पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अध्यापकों, छात्रों, परीक्षकों और लेखकों को उचित मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप ज़रूर समझिएगा, एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। पाठ्यक्रम क्या महत्व क्या है? पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अभी हमने देखा। अभी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, अब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में गणित का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का उद्देश्य क्या है कि बच्चे को एक विशेष लेवल से इस लेवल तक उठा के लाना है। हमें ये जोड़ घटाना गुणा, ये चीज़ें हमको सिखा देनी है बच्चे को प्रारंभिक कक्षा फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास, इसी प्रकार से सेकेंड क्लास में आगे जो थोड़ा स्तर लेवल बढ़ जाएगा, फिर थर्ड में ऐसे बढ़ जाएगा। तो हर एक क्लास में बच्चे को सिखाने के लिए एक विशेष उद्देश्य, विशेष एक टारगेट है कि ये टारगेट हमें अचीव करना है। उसी को कहते हैं कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है। बिल्कुल, पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है, मतलब कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना, इन सारी चीज़ों को। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों के प्रयोग का साधन है। अभी हम लोग शिक्षण विधियां देखेंगे आगे। तो बिल्कुल, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किन किन माध्यमों से पढ़ाना है। पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों को नियोजित, क्रमबद्ध एवं श्रेणीबद्ध करता है। बिल्कुल, पाठ्यक्रम ये भी बताएगा, या पाठ्यक्रम का ये भी एक उद्देश्य है कि जब शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा एक विशेष पार्टिकुलर पीरियड में, है ना, तो ये भी वहाँ से एक आउटपुट मिलेगा कि कितना बच्चे ने कितना सीखा है ना, उसमें उसके ज्ञान में कितनी क्रमबद्धता, कितना श्रेणीक्रम आया है, और उन सभी चीज़ों से बच्चे को अनुभव कितना प्राप्त हुआ है। कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पर, कुछ परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर कनिंघम महोदय ने क्या कहा है, कनिंघम महोदय की परिभाषा हम लोग देखेंगे। पाठ्यक्रम कलाकार
के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला विद्यालय में अपनी छात्र को अपने आदर्शों उद्देश्य के अनुसार ढालता है। देखो कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बात लिखी है इन्होंने, कनिंघम महोदय ने, कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम क्या है? कलाकार शिक्षक, आप एक कलाकार हैं कि हाथ में वह साधन है। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपके हाथ में सिलेबस होगा, वो साधन है। यहाँ पे एक कलाकार है जिससे वह अपनी चित्रशाला, यानी विद्यालय वो क्या चित्रशाला है, में अपने छात्रों को अपने आदर्शों उद्देश्य के अनुसार ढालता है। अपनी सामग्री मतलब सामग्री क्या है, छात्र हैं, को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। अब भाई क्रो एंड क्रो ने क्या कहा भाई, पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के समस्त अनुभवों को जो उसे विद्यालय के अंदर तथा बाहर प्राप्त होते हैं और जो एक ऐसे कार्यक्रम में होते हैं जिसका निर्माण मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्म तथा नैतिक विकास में सहायता देने हेतु सम्मिलित किया जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ठीक है, अब एक परिभाषा और है आपके सामने, वो देख लेते हैं फ्रेडरिक महोदय ने क्या कहा है। फ्रेडरिक महोदय, आधुनिक पाठ्यक्रम व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन के समस्त विस्तृत क्षेत्र को अपने अंदर समेटता है। यह स्कूल से बाहर तभी सार्थक एवं उचित क्रियाओं को भी अपनाता है। यह स्कूल से बाहर सभी सार्थक, सभी लिखा हुआ यहाँ पे, सभी सार्थक एवं उचित क्रियाओं को भी अपनाता है। शर्त इतनी है कि इसका शैक्षिक रूप से प्रयोग हो। ठीक है, तो ये परिभाषाएं थी, कुछ बहुत ही सुंदर बातें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, चूँकि कल वीडियो नहीं मिल पाई थी इसलिए आज थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कवर करने का प्रयास किए हैं। ठीक है ना, कल हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे। आज तो पाठ्यक्रम की बात हो रही है, चलिए ठीक है, ये एनसीएफ के अनुसार हम लोग कल देखेंगे। ठीक है ना, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगने लगेंगी बातें फिर ज़्यादा, है ना। चलो भाई, ये सारी बातें हो गई, इनको ध्यान से आप रिवाइज करिए। पीडीएफ आपको मैंने बता दिया है, अब टेलीग्राम चैनल से भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।